हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अपनी स्कूल के अंदर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेके आऊँगा आपके लिए चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सॉल्यूशन। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं सॉल्यूशन क्या होता है, या हिंदी में जिसको हम विलियन कहते हैं वो क्या होता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों विलियन के बारे में। विलियन, ये जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन, ये होता क्या है दोस्तों। सॉल्यूशन क्या होता है, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो यह दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है दोस्तों, वो हमारे पास में क्या कहलाता है, विलियन कहलाता है। अब आपने देखा होगा जैसे नमक का विलियन होता है, नमक का घोल कह सकते हो, नमक का विलियन होता है। जैसे हम नींबू की शिकंजी बनाते हैं, वो भी एक विलियन होगा हमारे पास में, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आई दोस्तों, यहाँ पे आया समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब क्या है, मिश्रण तो हमें पता है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं। समांगी का क्या मतलब है, समांगी का मतलब क्या है दोस्तों, समांगी का मतलब होता है एक समान या जिसको हम कहते हैं एक जैसा। यानी हमारे पास में एक ऐसा मिश्रण होगा, समांगी मिश्रण का मतलब एक ऐसा मिश्रण होगा जो एक जैसा होगा, एक समान होगा। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे नमक का विलयन है हमारे पास में। अब नमक का विलयन जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे एक पात्र लिया, इसमें 1 लीटर सपोज पानी लिया हमने, और इसमें हमने क्या डाल दिया, नमक डाल दिया कुछ इस तरीके से। और ये जो नमक होगा इसके अंदर पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो जब वो विलयन बनेगा हमारे पास में तो वो एक जैसा होगा। उसमें हम ये देख के नहीं बता सकते इसमें कि नमक यहाँ पे है, ठीक है, या यहाँ पे स्थित है नमक, या जो जल होगा वो यहाँ पे होगा। यानी हम विलय और जो विलायक होता है उन दोनों को अलग नहीं कर सकते, हम दोनों पदार्थों को अलग नहीं कर सकते। तो ये जो होगा हमारे पास में वो कहलाएगा समांगी मिश्रण। यानी दोनों अवयव को आप अलग अलग नहीं बता सकते कि यहाँ पे ये अवयव है, यहाँ पे नमक यहाँ पे है, या फिर यहाँ पे जो हमारे पास में जल यहाँ पे होगा, तो वो कहलाता है हमारे पास में समांगी मिश्रण। तो देखो दोस्तों, दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है वो हमारे पास में विलयन कहलाता है। अब हम बेसिकली क्या होता है कि जो विलयन होता है उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं। जैसे अगर मान लो उसमें दो ही पदार्थ है तो वो द्विअंगी विलयन कहलाएगा। अगर उसमें दो से अधिक पदार्थ, जैसे 3 पदार्थ है उसमें, तो वो त्रिअंगी विलयन कहलाएगा। तो हम बेसिकली यहाँ पे विलयन में सिर्फ ऐसे विलयन की बात करेंगे जिसमें केवल और केवल क्या हो, दो ही पदार्थ हो, ठीक है। तो ऐसे विलयनों की हम बात करेंगे इसमें, इस चैप्टर के अंदर, जिसमें केवल और केवल दो ही पदार्थ हो। अब देखो विलयन में दो पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं। अब ये दो पदार्थ होते हैं, एक तो इनमें से होगा हमारे पास में विलय, और दूसरा होगा इसके अंदर विलायक। और जब विलय प्लस विलायक दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, हमारे पास में विलयन बन जाएगा। तो विलय को हम बोलते हैं सोल्यूट, और जो विलायक होता है वो सॉल्वेंट कहलाता है। दोनों जब ऐड होंगे, दोनों जब मिल जाएंगे तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा, ठीक है। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल देखो, जैसे नमक का विलयन है हमारे पास, या जो शक्कर का विलयन है, नमक का विलयन, शक्कर का विलयन, जल और अल्कोहल का मिश्रण जो हमारे पास में विलयन होगा, वो सारे क्या होंगे, हमारे पास में विलयन के एग्जांपल होंगे। अब देखो जैसे अगर मैं बात करूं नमक के विलयन में, तो नमक के विलयन में विलय तो कौन सा होगा और विलायक कौन सा होगा। तो देखो इसमें जो विलय होगा नमक के विलयन में, विलय तो होगा हमारे पास में नमक, और विलायक होगा हमारे पास में इसमें क्या, जल होगा। तो अगर डेफिनेशन की बात करें कि विलय का मतलब जो घुलता है, जो घुलेगा या जो घुलता है वो तो हमारे पास में क्या कहलाता है, विलय कहलाता है। और जो घोलता है वो क्या कहलाएगा, हमारे पास में विलायक कहलाएगा। तो नमक के विलयन में नमक तो घुलता है इसलिए वो क्या है, विलय है। और
जल जो है वो घोलने का काम करता है, इसलिए वो क्या है हमारे पास में विलायक। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में विलय प्लस विलायक मिलकर क्या बनाएंगे, विलयन बनाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे दोस्तों विलयन के प्रकार, आगे हमारे पास में विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार या जिसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब दोस्तों आपने कई जगह देखा होगा कि जैसे कई बार देखा होगा आपने दो गैसों का मिश्रण देखा होगा, या जैसे दो द्रवों का मिश्रण देखा होगा, या जैसे जैसे हमने नमक का विलयन लिया था, उसमें एक तो ठोस पदार्थ था, ठोस पदार्थ के रूप में नमक था, और जो हमारे पास में द्रव के रूप में क्या था, उसमें जल था। तो ये क्या है, हमारे पास में विलयन के प्रकार होते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे हम जो प्रकार देखेंगे वो किस बेसिस पे देखेंगे, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। यानी विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर जो हमारे पास में विलयन होंगे वो तीन प्रकार के होंगे। कौन कौन से होंगे, एक तो होगा हमारे पास में ठोस विलयन, जिसको सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं, ठोस विलयन। एक होगा हमारे पास में द्रव विलयन, और एक होगा हमारे पास में गैस विलयन। ये किस किस आधार पर है, ये हमारे पास में विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। अब भौतिक अवस्था से क्या मतलब है, भौतिक अवस्था का मतलब है कि जो विलायक होगा, जैसे हम किसी पदार्थ की अगर मुख्य रूप से भौतिक अवस्था की बात करें तो मुख्य रूप से तीन होती है, ठोस एक होगी, एक द्रव होगी और एक गैस होगी। तो इसमें एक बार तो हम विलायक ठोस लेंगे, एक बार हम द्रव के रूप में लेंगे और एक बार गैस के रूप में लेंगे। तो ये सबसे पहले हम बात करते हैं ठोस विलयन की। ठोस विलयन होता क्या है, ठोस विलयन, तो देखो दोस्तों ठोस विलयन में क्या होगा, इसमें जो विलायक होगा, यानी जो विलायक होगा वो तो क्या होगा, फिक्स हो गया, क्या होगा, ठोस ही रहेगा इसमें। यानी विलायक तो क्या होगा, ठोस होगा, लेकिन जो विलय होगा इसमें वो क्या हो सकता है, वो ठोस भी हो सकता है, वो द्रव भी हो सकता है, या वो गैस भी हो सकता है। यानी एक ऐसा विलयन जिसमें हमारे पास में विलय तो क्या होता है, विलय तो ठोस द्रव गैस इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो विलायक होगा वो क्या होगा, हमारे पास में ठोस होगा। ऐसा विलयन हमारे पास में क्या कहलाएगा, ठोस विलयन कहलाएगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें दोस्तों, तो एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं जैसे मिश्र धातुओं का मिश्रण है, मिश्र धातुएं। अब मिश्र धातुओं में जैसे अगर हम बात करें तो ये ठोस विलयन में आएगी, क्योंकि जैसे विलायक के रूप में भी ठोस होगा और जो विलय के रूप में भी क्या होगा, हमारे पास में ठोस होगा। ठीक है, तो इस तरीके के जो हमारे पास में विलयन होंगे वो ठोस विलयन कहलाते हैं। यानी विलायक तो इसमें फिक्स होगा, ठोस कहलाए होगा, और जो विलय होगा वो ठोस द्रव और गैस इसमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बात करते हैं दूसरा प्रकार है, वो है हमारे पास में द्रव विलयन, जिसको हम लिक्विड सॉल्यूशन बोलते हैं, द्रव विलयन। अब ये क्या होता है, अब इसमें भी यही है कि एक ऐसा विलयन जिसमें विलायक तो क्या होगा, द्रव होगा, लेकिन विलय जो होगा वो द्रव भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। यानी ठोस द्रव गैस कुछ भी हो सकता है। यानी यहाँ पे क्या होगा, इसमें विलायक तो क्या होगा, इसमें विलायक तो हमारे पास में क्या होगा, द्रव होगा, लिक्विड होगा, लेकिन जो विलय है वो क्या हो सकता है, वो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो ऐसा विलयन हमारे पास में क्या कहलाएगा, द्रव विलयन कहलाएगा। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, देखो एग्जाम्पल देखें तो जैसे मान लो हमारे पास में जल प्लस अल्कोहल का मिश्रण, या हम ले सकते हैं जैसे मान लो नमक का विलयन। अब इसमें देखें जैसे जल है अधिक मात्रा में होगा तो ये तो क्या होगा, विलायक हो गया, यानी लिक्विड है, और यहाँ पे अल्कोहल वो भी लिक्विड होता है, ये विलय हो जाएगा इसमें। तो दोनों ही क्या है, द्रव द्रव है। इसमें क्या है, इसमें नमक तो क्या है, विलय है, और जो हमारे पास में जल होगा, इसमें जल जो होगा इसमें वो विलायक के रूप में होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का जो विलयन होगा हमारे पास में वो क्या कहलाएगा, वो हमारे पास में द्रव विलयन कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तीसरा जो है हमारे पास में वो है गैस विलयन। अब उसको भी देखते हैं क्या है। तो देखो गैस विलयन क्या होगा, तीसरा जो है हमारे पास में वो है गैस विलयन। गैस विलयन का मतलब होगा इसमें भी क्या है, विलायक तो फिक्स है,
विलायक तो क्या होगा, इसमें गैस होगा, लेकिन जो विलय होंगे हमारे पास में, वो विलय हमारे पास में ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखें तो जैसे मान लो कि कोई भी गैसों का मिश्रण जो होगा हमारे पास, वो गैस मिलन में आएगा। जैसे मान लो N2 + O2 का मिश्रण है, तो एक ज्यादा मात्रा में, दूसरी कम मात्रा में, तो एक तो विलय हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, विलायक होगा। यानी जो वायु है ये कैसा है हमारे पास में, गैस, जो गैस या विलयन होते हैं उनका एग्जाम्पल है दोस्तों। तो ये थे हमारे पास में विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों विलयन की सांद्रता की। नेक्स्ट हमारे पास में विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता, ये जिसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब ये क्या चीज है दोस्तों, कई बार आपने देखा हो दोस्तों, कई बार देखा होगा आपने कि कुछ जो विलयन होते हैं या कुछ जो मिश्रण होते हैं वो गाढ़े होते हैं, कुछ आपने देखा होगा वो पतले होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे अगर हम देखें कि जैसे एक तो हम क्या करें, शक्कर का विलयन बनाएं, एक तो उसमें जैसे मान लो कि 1 लीटर पानी के अंदर सपोज हमने 20 ग्राम चीनी डाल दी, एक तो वो डालें, और 1 लीटर पानी के अंदर सपोज 200 ग्राम चीनी डाल दें। तो जो हम एक में तो 20 ग्राम डाली, एक में 200 ग्राम डाली, तो जो 20 ग्राम वाली होगी हमारे पास में वो ज़्यादा पतला होगा, क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा है, मतलब विलयन कैसा है, पतला है। और जिसमें हमने 200 ग्राम चीनी डाली है वो थोड़ा गाढ़ा होगा, इसका मतलब वो सांद्र होगा हमारे पास में। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि विलयन गाढ़ा होगा या पतला होगा, डिपेंड करता है उसकी सांद्रता के ऊपर। और सांद्रता का मतलब होगा हमारे पास में विलय की मात्रा, यानी कितनी मात्रा में विलय उपस्थित है, विलय की मात्रा। तो यहां देखो विलयन की सांद्रता की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी, देखो दोस्तों विलयन की अगर हम सांद्रता की डेफिनेशन लिखें तो ये क्या होगा हमारे पास में, यानी विलायक की निश्चित मात्रा में, कोई भी मान लो विलायक है, विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित, निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा, विलय की मात्रा क्या कहलाती है, विलयन की सांद्रता कहलाती है, विलयन की सांद्रता कहलाती है। यानी विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय की जो मात्रा होगी वो उसके क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। यानी जैसे मान लो निश्चित मात्रा, अब यहां हमने लिखा विलायक की निश्चित मात्रा, कहने का मतलब हमारे पास में जो विलायक होगा उसकी मात्रा फिक्स कर दी हमने, और उस फिक्स मात्रा में विलय की कितनी मात्रा उपस्थित है। जैसे मान लो कि हमारे पास में क्या है, 1 लीटर पानी है, ये 1 लीटर पानी है हमारे पास में, और इस 1 लीटर पानी के अंदर सपोज हमने 20 ग्राम शक्कर डाल दी, या 10 ग्राम शक्कर डाल दी, या नमक डाल दिया, जो भी डाल दिया इसमें, तो वहां पे हमारे पास में क्या होगा, हम लिखेंगे इसको जो 20 ग्राम पर लीटर, मतलब 1 लीटर पानी के अंदर कितनी चीनी उपस्थित है, 20 ग्राम चीनी उपस्थित है। तो ये क्या कहलाती है, उसकी सांद्रता कहलाएगी कि 1 लीटर के अंदर इसकी इतनी मात्रा है। ठीक है, तो विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय की जो मात्रा होगी उसी को हम क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं। अगर इसके मात्रक की बात करें दोस्तों, तो वैसे हम पदार्थ की जो मात्रा होती है उसको हम मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। पदार्थ की मात्रा जैसे विलय की मात्रा होगी वो हम उसको नॉर्मली मोल में लेते हैं, और जो हमारे पास में विलयन होगा उसका जो आयतन होगा उसको हम लीटर में मापते हैं। तो मोल पर लीटर जो होगा वो क्या हो जाएगी, इसकी सांद्रता हो जाती है दोस्तों, किसकी, सॉरी, मोल पर लीटर जो होगा उसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका मात्रक या इसकी यूनिट हो जाएगी दोस्तों, मोल पर लीटर होगी वो सांद्रता की यूनिट हो जाएगी। अब देखो दोस्तों, जो सांद्रता होती है हमारे पास उसको हम अलग अलग तरीके से व्यक्त करते हैं। अब वो कौन कौन से तरीके होते हैं जिनको हम सांद्रता से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम सांद्रता को कौन कौन से तरीकों से व्यक्त करते हैं। तो उसमें जो पहला है वो है हमारे पास में द्रव्यमान प्रतिशत। देखो सबसे पहले है हमारे पास में द्रव्यमान प्रतिशत। पहले एक बार लिख देता हूं कि कौन कौन से जो हमारे पास में सांद्रता को हम किस प्रकार से किन किन तरीकों से व्यक्त करते हैं। एक तो होता है द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत भी बोल सकते हो, प्रतिशतता भी बोल सकते हो, एक तो ये होगा।
दूसरा जो होता है हमारे पास में वो होता है आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशतता या आयतन प्रतिशत। एक होता है हमारे पास में द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसको हम लिखेंगे W और V से। एक होता है हमारे पास में मोलरता कैपिटल N से। एक होती है हमारे पास में नॉर्मलता कैपिटल N से। एक होता है हमारे पास में मोललता स्मॉल n से। एक होता है हमारे पास में ppm पार्ट पर मिलियन, और एक होता है हमारे पास में ppb पार्ट पर मिलियन, ये भी सांद्रता ही होती है। एक होता है हमारे पास में मोल अंश या जिसको मोल भिन्न भी कहते हैं। तो ये जो हमारे पास में क्या होता है, और भी होती है दोस्तों, फॉर्मलता भी होती है हमारे पास में। तो मुख्य रूप से हमारे पास में ये होती है सांद्रताओं को जो हम व्यक्त करते हैं। एक तो होता है द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, मोलरता, नॉर्मलता, मोललता और मोल अंश। ठीक है, अब 1 बाय 1 हम इनको पढ़ते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, आयतन प्रतिशत क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता की, कि द्रव्यमान प्रतिशतता होती क्या है। तो है हमारे पास में फर्स्ट है द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता। तो जैसे इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W और W से। अब देखो दोस्तों, है क्या ये द्रव्यमान प्रतिशतता का क्या मतलब है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, जैसे हम प्रतिशत निकालते हैं कि टोटल कितने में से हमारे पास में, जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति किसी स्टूडेंट के हमें मार्क्स निकालने हैं। जैसे मान लो इंग्लिश में सपोज उसके 100 में से 50 नंबर आ रहे हैं, तो अगर उसका प्रतिशतता निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, टोटल मार्क्स तो उसके 100 है, कितने 100 में से कितने आए उसके 50, और परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से उसकी जो परसेंटेज निकल के आती है वो 50% आता है। इस तरीके से मतलब 50% उसके मार्क्स में। तो यहाँ देखो द्रव्यमान प्रतिशतता का क्या मतलब होगा कि जो विलयन का कुल द्रव्यमान और उस विलयन के कुल द्रव्यमान में से विलय के कितने द्रव्यमान है, कितना द्रव्यमान है, और उसका जो कितना द्रव्यमान उपस्थित है वही हमारे पास उसका द्रव्यमान प्रतिशत होगा। कहने का मतलब अगर डेफिनेशन लिखे इसकी, तो डेफिनेशन हम लिखेंगे कि जो हमारे पास 100 ग्राम अगर कोई विलयन होगा, यानी किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित 100 ग्राम में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा, ग्राम में जो मात्रा होती है वो क्या कहलाएगी हमारे पास में, वो द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाएगी। ठीक है, जैसे अगर हम इसको लिखें, जैसे मान लो अगर द्रव्यमान प्रतिशतता को हम क्या लिखते हैं, परसेंटेज W डैश W बराबर किसके हो जाएगा हमारे पास में, किसी जो विलयन होगा हमारे पास में, विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा। जैसे मान लो कि हमारे पास में विलय ऊपर तो आ जाएगा, विलय की मात्रा या विलय का द्रव्यमान लिख सकते हो, विलय का द्रव्यमान, और बटे में आ जाएगा हमारे पास में विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान। तो जैसे विलय का द्रव्यमान हमने लिख दिया ग्राम में और विलयन का द्रव्यमान भी ग्राम में, और परसेंटेज में बदलने के लिए इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास में द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाएगा। फॉर्मूले के रूप में लिखे तो इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे मान लो कि विलय तो जो है उसको हम A मान लेते हैं और जो विलायक उसको B मान लेते हैं। तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, WA विलय का द्रव्यमान, विलयन का क्या होता है विलय प्लस विलायक, तो इसको हम लिख सकते हैं WA प्लस WB इंटू 100, और यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज जो भी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो होगा हमारे पास में परसेंटेज W डैश स्लैश W आ जाएगा। तो ये जो होगा हमारे पास में वो क्या कहलाएगा, द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाएगा। ठीक है, यानी 100 ग्राम जो हमारे पास में विलयन होगा, उस 100 ग्राम विलयन में विलय के कितने ग्राम उपस्थित है उसी को हम क्या कहते हैं, उसकी द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम छोटा सा एक एग्जांपल लें, जैसे मान लो कि हमारे पास में सपोज कि 20 ग्राम नमक है, ये 20 ग्राम जो नमक है वो 80 ग्राम जल में उपस्थित है।
या घुला हुआ है, ऐसे बोल सकते हैं हम। तो आपको द्रव्यमान प्रतिशतता बतानी, तो द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करो। तो देखो दोस्तों, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 20 ग्राम नमक है हमारे पास में, और वो जो 80 ग्राम जल है उसके अंदर उपस्थित है। यानी यहाँ पे हमारे पास में W1 का जो मान है वो तो दे रखा है 20 ग्राम विलय जो है, और WB की वैल्यू यानी जो विलायक है उसके दे रखी है 80 ग्राम। तो फॉर्मूला हमारे पास में लिखा हुआ है परसेंटेज W, इसके बाद में W1 की वैल्यू कितनी है 20, यहाँ पे 20 + 80 इंटू कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ कितना आ जाएगा 20, यहाँ पे 100, यहाँ से 100, तो परसेंट ये 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 20% W जो होगा वो इसका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हैं। सेकंड जो है हमारे पास में वो है आयतन प्रतिशतता। तो देखो ये क्या है, दूसरा है हमारे पास में आयतन प्रतिशतता। तो इसको हम V और V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो होगा क्या, देखो दोस्तों, 100 ml जो हमारे पास में विलयन होगा, उस 100 ml विलयन के अंदर उस विलय के कितने ml उपस्थित है वो क्या कहलाएगा, उसका आयतन प्रतिशतता कहलाएगा। यानी 100 ml विलयन में उपस्थित विलय का ml में जो आयतन होगा, आयतन यानी ये कहलाएगा हमारे पास में आयतन प्रतिशतता कहलाता है। यानी जो हमारे पास में 100 ml या किसी विलयन का जो 100 ml होगा, उस 100 ml आयतन में उस विलय के कितने ml में आयतन, कितना ml आयतन उपस्थित है, वो जो होगा हमारे पास में उसका क्या कहलाएगा, आयतन प्रतिशतता कहलाएगा। तो इसका अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से दर्शाते हैं, V और V यानी विलय का भी आयतन और जो हमारे पास में विलयन उसका भी आयतन। तो अगर इसको हम लिखे तो इस तरह से लिख सकते हैं, विलय का आयतन बटे हमारे पास में विलयन का आयतन। तो यहाँ देखो, विलयन का जो आयतन है वो ml में है और विलय का आयतन भी ml में आ जाएगा, और परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से आ जाएगा। फॉर्मूले के रूप में हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे विलय का आयतन है, उस विलय जो हमारे पास में विलय है उसको मान लो VA मान लो, विलयन है उसको हम V मान लेते हैं। ठीक है, दोनों का हमारे पास में अनुपात और मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, तो वो जो आएगा हमारे पास में उसका आयतन प्रतिशत कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में तीसरा, थर्ड जो है हमारे पास में वो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो इसको हम लिखेंगे, द्रव्यमान है तो W और ये V आ जाएगा। इसको इस तरीके से हम दर्शाते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो देखो दोस्तों, होता क्या है कि 100 ml जो हमारे पास में विलयन होगा, उस 100 ml विलयन के अंदर उस विलय की कितनी मात्रा उपस्थित है, वो जो होगी हमारे पास में उसकी क्या कहलाएगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाएगा। यानी 100 ml विलयन में उपस्थित 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाएगी, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। आयतन प्रतिशतता कहलाती है। यानी 100 ml जो हमारे पास में विलयन होगा, उस 100 ml विलयन के अंदर विलय के कितने ग्राम उपस्थित है, वो जो होगा हमारे पास में वो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाता है। और इसको हम परसेंटेज W/V से हम दर्शाते हैं। तो अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, W और यहाँ से V। तो जैसे हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा, विलय का तो आ जाएगा द्रव्यमान, और वो किस में होगा, ग्राम के अंदर है, बटे
यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, विलयन का आयतन, ठीक है। जैसे ml के अंदर जिसमें भी दे रखा है ml में, तो यहाँ पे परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा हमारे पास में, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत आ जाएगा। और इसको ऐसा भी ले सकते हैं, जैसे मान लो कि जो भी विलय का द्रव्यमान अगर हम WA ले, ग्राम में दे रखा है, और विलयन का जो आयतन है वो हम क्या मान ले, V मान ले, ठीक है, वो ml के अंदर है, और परसेंटेज के लिए 100 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये ऊपर वाला ही फॉर्मूला हमारे पास में, विलय को हमने WA हमने विलय माना है, WA विलय का क्या है, द्रव्यमान है ग्राम के अंदर, V जो है उस विलयन का क्या है हमारे पास में, आयतन है, और 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दे तो प्रतिशतता में आएगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है हमारे पास में, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो दोस्तों, इन सभी के ऊपर हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। अभी तो हम क्या करते हैं, इसके फॉर्मूलेस को देखते हैं अच्छे से। सारे फॉर्मूले एक साथ होने के बाद में हम 1 बाय 1 इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे कि जो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता से रिलेटेड, मोलरता से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे हम सारे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद में न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो हमने 3 तो पढ़ लिया, चौथा पे चलते हैं हम। फोर्थ जो है हमारे पास में वो है ppm। एक होता है ppm और एक होता है ppb। अब ये दोनों क्या चीजें, दो ये भी क्या होता है, सांद्रता ही होती है दोस्तों। ppm का क्या मतलब होता है, अगर हम बात करें ppm की, तो ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। और ppb का मतलब क्या होता है, ppb का मतलब होगा पार्ट पर बिलियन। ये मिलियन होता है, ये बिलियन होता है। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो ppm बराबर क्या होता है, ये होता है विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे होता है, ये 10⁶ से, क्योंकि मिलियन का मतलब 10⁶ होता है, ठीक है। और पार्ट पर बिलियन यानी ppb का क्या मतलब है, तो यहाँ पे विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁹ से। 10⁹ का मतलब होता है बिलियन होता है ये, ठीक है। तो 10⁶ का मतलब मिलियन होगा। तो ये जो होगा हमारे पास में, ये ppm होगा और ये ppb होगा, जो कि क्या है हमारे पास में, सांद्रता ही होती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में मोलरता। मोलरता जिसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस या इंग्लिश में बोलते हैं मोलरिटी। मोलरिटी जो होती है, तो देखो मोलरता इसको हम कैपिटल से M से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो होती क्या है, 1 लीटर जो विलयन होता है, उस 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है, उसकी मोलरता कहलाती है। यानी 1 लीटर विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाएगी, मोलरता कहलाती है, मोलरता कहलाती है। और मोलरता को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से दर्शाते हैं। तो अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो कैपिटल M बराबर क्या होगा, विलय के मोल, जैसे मान लो कि सपोज A हमारे पास में कोई विलय है, ठीक है। तो इस A के जो हमारे पास में मोल कैसे निकाले, मान लो WA तो इसकी ग्राम में दी गई मात्रा है, बटे में MA इसका अणुभार, यानी विलय के मोल कैसे निकालते हैं, N हम कैसे निकालते हैं, मोल। जो भी हमारे पास में पदार्थ दे रखा होता है उसकी दी गई मात्रा ग्राम में कितनी, यानी दी गई मात्रा बटे उसका अणुभार, या जिसको हम बोल सकते हैं मोलर द्रव्यमान। यही तो होता है मोल निकालने का फॉर्मूला। तो जैसे मान लो कि A हमारे पास में कोई विलय, यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ दोस्तों। A हमारे पास में विलय है, ठीक है, उसकी ग्राम में मात्रा WA दे रखी है। MA जो है वो उसका मोलर द्रव्यमान या उसका अणुभार कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो जाएंगे इसके मोल। तो WA बटा MA इंटू विलयन का आयतन, मान लो अगर वो ml में दे रखा है तो उसको हम लीटर में चेंज करने के लिए ऊपर क्या कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा,
इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, WA बटा MA इंटू V, और मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर 100 से, मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 1000 से। तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास में, ये जो होगा हमारे पास में मोलरता होगा। यहाँ WA क्या है, देखो WA जो है वो क्या है, WA जो है हमारे पास में वो जो विलय A है, विलय A की ग्राम में मात्रा है, या आप कह सकते हो विलय A का द्रव्यमान है, A का द्रव्यमान। और MA जो दे रखा है, MA क्या है हमारे पास में, MA जो है वो है विलय A का मोलर द्रव्यमान, या जिसको हम बोल सकते हैं अणुभार, ठीक है। और V क्या है हमारे पास में, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, ठीक है। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की जो संख्या होती है दोस्तों, वो क्या कहलाती है हमारे पास में, मोलरता कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में नॉर्मलता। नेक्स्ट है हमारे पास में नॉर्मलता। नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी, कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, नॉर्मेलिटी होती है दोस्तों, इसलिए इसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नॉर्मलता कैपिटल N से रिप्रेजेंट करें। नॉर्मलता होती क्या है दोस्तों, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है, यानी विलयन की क्या कहलाएगी, नॉर्मलता कहलाती है। यानी कोई भी हमारे पास में विलयन है, उसके 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यहाँ ध्यान रखना, वहां पे विलय के मोलों की संख्या आई थी, यहाँ पे क्या आ रही है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। कहने का मतलब ये होगा कि जैसे मान लो कि कोई भी विलय दे रखा होगा, उसकी ग्राम में मात्रा और उसका तुल्यांकी भार, उन दोनों का जो अनुपात निकल के आएगा वो ग्राम तुल्यांक होगा, ठीक है। तो अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो देखो कैपिटल N बराबर क्या हो जाएगा, जैसे मान लो कि विलय की ग्राम में मात्रा WA है, उसका तुल्यांकी भार है वो EA मान लेता हूं मैं, इनटू विलयन का आयतन V है, ml में है, लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये जो होगा हमारे पास में ये नॉर्मलता होगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, देखो WA है वो तो हमारे पास में विलय A का क्या है, विलय A का द्रव्यमान है जो कि ग्राम में दे रखा है, जो भी EA जो है हमारे पास में वो विलय A का क्या है, तुल्यांकी भार, V जो दे रखा है वो क्या है हमारे पास में, विलयन का आयतन है, विलयन का आयतन, ठीक है, ml में जो भी दे रखा है। तो ये क्या होगा हमारे पास में, ये नॉर्मलता होगा, कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो दोस्तों तुल्यांकी भार हम कैसे निकालते हैं, तुल्यांकी भार होता क्या है और हम निकालते कैसे। तो तुल्यांक जैसे हमने क्या लिया, मोल निकाले थे, मोल के अंदर हम क्या कर देते हैं, उसकी दी गई मात्रा बटे उसका जो हमारे पास में अणुभार या मोलर द्रव्यमान, उसका हम भाग दे देते हैं उसमें। यहाँ पे हम जब तुल्यांकी भार निकालेंगे तो तुल्यांकी भार में उसकी दी गई मात्रा, जब हम उसको तुल्यांकों की संख्या निकालेंगे, ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकलेगी, तो उसकी दी गई मात्रा जो होगी उसमें तुल्यांकी भार का हम क्या करेंगे, उसका भाग दे देंगे। तो जैसे हम अगर हमें देखो सपोज अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना है, जैसे तुल्यांकी भार हम निकालते कैसे हैं कि जैसे मान लो अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना है, तो जो भी हमारे पास में अम्ल दे रखा है उसका परमाणु भार या उसका अणुभार जो भी है, उसमें किसका भाग दो आप, H+ आयनों की संख्या का, कि उसमें से कितने H+ आयन विस्थापित हो रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, उसका तुल्यांकी भार होगा। जैसे अगर मैं कहूँ HCl का तुल्यांकी भार निकालो, तो HCl का पहले क्या निकालो आप, जितने भी परमाणु उन सभी को जोड़कर उसका अणुभार निकालो। तो यानी जैसे हाइड्रोजन के लिए 1 + 35.5, क्लोरीन के लिए तो 36.5 हो जाएगा, और इसमें H कितने हैं, 1 H है, H+ 1 ही तो दे सकता है ये, तो यहाँ पे बट्टे में 1 आ जाएगा, तो 36.5 होगा, वो क्या हो जाएगा, इसका तुल्यांकी भार हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब जो भी उसका अणुभार निकल के आए उसमें किसका भाग दो, उसमें H+ कितने H+ आयन उसमें से हट रहे हैं, कितने H+ आयन है उसमें, ठीक है,
उसका भाग दे दो तो वो उसका क्या कहलाएगा, अम्ल का तुल्यांकी भार हो जाएगा। ऐसे अगर हमें क्षार का निकालना है, देखो क्षार का भी हम निकाल सकते हैं। क्षार के लिए क्या करोगे, यहाँ पे वही उसका अणुभार, क्षार का अणुभार, और उसमें किसका भाग दो आप, उसके OH आयनों की संख्या का, उसमें कितने OH आयन है। जैसे मान लो NaOH का निकालना है आपको, तो इसका पहले तो आप क्या निकाल लो, इसका कितना अणुभार कितना निकलता है, 23 + 16 + 1, और इसमें कितने OH आयन है, 1 है, तो बटे में 1 हो जाएगा, तो यानी कितना आ जाएगा, 40 ग्राम आ जाएगा। तो इसके अंदर जो इसका जो तुल्यांकी भार होगा वो कितना आ जाएगा, 40 ग्राम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, अम्ल का निकाल सकते हैं, क्षार का निकाल सकते हैं। अगर कोई लवण आ जाए तो उसका हम कैसे निकालेंगे, देखो, या किसी रेडिकल का हमें कैसे निकालना है, किसी मूलक का कैसे निकालना है तुल्यांकी भार। तो जैसे सपोज हम एक जो हमारे पास में कोई लवण है, लवण जैसे मान लो NaCl वगैरह है, NaCl है, उसका निकालना है। तो ये इसका जो भी अणुभार या जो भी इसका, इसमें जो भी, जैसे सोडियम का होता है 23, इसका होता है 35.5, या 23 + 35.5, तो ये कितना आ जाएगा, 58.5 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें इसकी संयोजकता का भाग दे देते हैं, यानी लवण का जो हम निकालेंगे, तो जैसे हमारे पास सोडियम के लिए कितना होता है, जैसे अगर हम बात करें इसके, सोडियम Na+ होता है और Cl- होता है, तो इसकी संयोजकता 1 है, इसकी भी 1 है, तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे 23/1 + 35.5 बटे में 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 23 + 35.5, तो दोनों को जोड़ा तो कितना आएगा, 58.5। तो इस तरीके से हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसका तुल्यांकी भार आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हम इसका तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं, तो ये हमारे पास में नॉर्मलता होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास में, वो है मोललता, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में मोललता, ये जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब दोस्तों ये क्या चीज होती है, मोललता क्या होती है। मोललता की डेफिनेशन की बात करें तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की जो संख्या होती है वो उसके क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। यानी अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखिए, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, सॉरी, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाएगी, मोललता कहलाती है। मोललता स्मॉल m कहलाती है। 1 किलोग्राम कोई विलायक है, उस 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की जो संख्या होगी वो उसकी क्या कहलाएगी, मोललता कहलाती है। मोललता को हमने स्मॉल m से डिनोट किया, तो स्मॉल m बराबर क्या होता है, हो जाएगा WA/, ठीक है। जैसे हमारे पास में m है, विलायक मान लो WB है, ग्राम में अगर इसकी मात्रा दे रखी है तो इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से। तो यहाँ देखो WA तो क्या है हमें पता ही है, विलय जो A है उसकी ग्राम में मात्रा, या विलय A का द्रव्यमान कह सकते हो आप, विलय A का द्रव्यमान। WB जो आया हमारे पास में वो विलायक B है, विलायक B का क्या है हमारे पास में, द्रव्यमान, ठीक है। और Ma हमें पता है, ये Ma क्या है, A का अणुभार कह सकते हो या मोलर द्रव्यमान, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये मोललता हो जाएगी कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है, उसकी मोललता कहलाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में मोल भिन्न, या जिसको हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। ये क्या है देखो, नेक्स्ट है हमारे पास में मोल भिन्न, या इसको हम मोल अंश भी कहते हैं, इसको मोल प्रभाज भी बोलते हैं, कि इसी के नाम है। मोल अंश, मोल भिन्न, मोल प्रभाज होता क्या है, ये सारी क्या है, एक ही है दोस्तों। होता क्या है देखो, मान लो कोई भी मिश्रण हमारे पास में, उस मिश्रण के अंदर सपोज 2 अवयव है A और B। मान लो कोई हमारे पास में मिश्रण है, उस मिश्रण में 2 अवयव है, A है और दूसरा है हमारे पास में B है। A के जो हमारे पास में मोल है वो Na है,
बी के जो मोल है वो NB है। यानी हमारे पास में कोई मिश्रण है, उस मिश्रण के अंदर दो अवयव है, वो दो अवयव से मिलकर बना है, एक A है दूसरा B है। A के जो मोल है वो Na है, B के जो मोल है वो NB है। ठीक है, और इनके जो मोल अंश है वो मान लेते हैं, एक का XA है दूसरे का XB है। A का जो मोल अंश है वो X है, XA है, और जो B का जो मोल अंश है वो XB है। तो देखो मोल अंश की जो परिभाषा होती है वो होती क्या है, अवयव के मोल बटे मिश्रण के कुल मोल। यानी मोल भिन्न की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, मोल भिन्न क्या होता है, मोल भिन्न को हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी मिश्रण होगा उस मिश्रण में अवयव के मोल बटे मिश्रण के कुल मोल, इनका जो अनुपात होता है वही हमारे पास में क्या कहलाता है, मोल भिन्न कहलाता है। तो जैसे हमें A के मोल निकालने हैं, A के मोलों को हमने X से रिप्रेजेंट किया, तो देखो A के मोल कैसे निकलेंगे, X से बराबर क्या आ जाएगा, A के मोल एक जो A होगा उसके मोल भिन्न कैसे निकलेंगे, तो X से इसको डिनोट करेंगे। तो अवयव A के मोल, यानी A के मोल कितने Na है, और मिश्रण के कुल मोल कितने, A के तो Na है, B के NB है, तो दोनों को जोड़ोगे तो Na प्लस NB आ जाएगा, वो दोनों किसके आ जाएंगे, मिश्रण के आ जाएंगे अपने पास में, दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा Na प्लस NB। इसको हमने समीकरण 1 दे दिया। ऐसे ही XB का मान हम निकालेंगे कैसे, ये आ जाएगा NB यानी B के मोल बटे मिश्रण के कुल मोल, तो ये आ जाएंगे Na प्लस NB। इसको हमने समीकरण नंबर 2 डाल दिया। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 प्लस 2, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेते हैं। देखो क्या आएगा, XA प्लस XB बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा Na और यहाँ पे Na प्लस NB प्लस यहाँ से NB और यहाँ पे Na प्लस NB। ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो हमारे पास में इसका जो लघुत्तम आएगा वो आ जाएगा Na प्लस NB। यहाँ से इसमें डिवाइड करोगे तो एक बार जाएगा तो ऊपर तो आ जाएगा Na, ऐसे इसमें एक बार जाएगा NB। ठीक है, और यहाँ बराबर में क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा XA प्लस XB, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ से XA प्लस XB की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, मतलब दोनों अवयवों के जो मोल भिन्न होंगे उनका जो योग होगा वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, ये जो है हमारे पास में जो विलयन की जो सांद्रताएं होती है, सारी की सारी विलयन की सांद्रताएं होती है दोस्तों।